Hello my dear students, this is Raghav Mishra and you are watching YouTube channel powered by the Brilliant Foundation. Students, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, हिंदी में कहते हैं इसे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर किसे कहते हैं, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की क्या विशेषता है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी हैं सब बात करेंगे हम उसके बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं, फिर इवेपोरेशन क्या है, यानी कि वाष्पीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैटर। व्हाट एग्जैक्टली अ मैटर इज। मैटर हिंदी में क्या कहेंगे इसे? पदार्थ। लिखेंगे अ मैटर इज अ सब्सटेंस, यह एक पदार्थ है जो विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, एंड विच हैज मास। तो पदार्थ यानी कि मैटर एक ऐसा तत्व या यौगिक जिसमें कि मास हो, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो। ये मार्कर मैं कहीं रखूंगा तो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, थोड़ी सी जगह ये ले लेगी और इसके पास वजन भी है। तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें, टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, जो भी चीज़ें हमारे घर में हैं वो सारी की सारी चीज़ों में वज़न होता है, यानी कि मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह वो घेरती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे? मैटर, यानी कि पदार्थ। अब हम पढ़ेंगे आगे कि पदार्थ कितने तरीके के होते हैं। हमने जो पढ़ा है वो पंच तत्व, पंच तत्व हमें पता है क्या होते हैं। वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड वाटर, एयर, फायर, स्काई एंड अर्थ, यानी कि जल, हवा, आग यानी कि अग्नि, आकाश और धरती। ये पांच तत्व, ये हमारे मिथ के हिसाब से, हमारे पौराणिक गाथाओं के हिसाब से पंच तत्व से सारी का सारी वस्तुएं बनी हैं। इनमें से कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा, 5 एलिमेंट्स, इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिससे कि कोई ना कोई सारे के सारे एलिमेंट्स बने होंगे। सारे के सारे जितने भी हम आसपास की चीज़ें देखते हैं इन्हीं में से किसी से बनी होती हैं। लेकिन साइंस के हिसाब से इसके क्या पार्ट्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये साइंस के हिसाब से। हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि ठोस, द्रव, गैस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्लीज़ कॉपी करें। तो अब हम क्या पढ़ें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहला, मैटर has small particles, can't be seen through naked eyes। खुली आंखों से हम इसे नहीं देख सकते। और क्या लिखें कि these particles are called एटम्स, परमाणु। इन छोटे पदार्थ के कणों को क्या कहते हैं? इन कणों को हम कहते हैं परमाणु, यानी कि एटम्स। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हम क्या लिखें? दीज पार्टिकल्स मूव्स कॉन्स्टेंटली, यानी कि हमेशा ये मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अगला हम क्या पॉइंट लिखें कि दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पदार्थ के कण होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, यानी कि इनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है। हालांकि हमें दिखती नहीं, बट स्टिल
हम जब पानी में चीनी घोलते हैं तो हम देखते हैं चीनी घुल जाती है, तो पानी में अगर जगह नहीं है तो चीनी जा कहाँ रही है। इसका मतलब है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, जिस स्पेस में दूसरे पार्टिकल्स आके घुस के बैठते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर because they have a force attraction between them। ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में चिपके होते हैं। जैसे ये मार्कर है, मार्कर में क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक कार्बन का एक रूप होता है। तो सारे के सारे कार्बन के जो इसमें परमाणु होंगे, एटम्स होंगे, वो सारे के सारे चिपके हुए हैं एक दूसरे से। वो इसलिए चिपके हुए हैं क्योंकि उनमें एक फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण बल जिसे कहते हैं हिंदी में। इसी फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम बारी बारी इलेबोरेट करेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। प्लीज इसे कॉपी करें। आई होप आपने कॉपी कर लिया। अब हम बारी बारी इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पहला, मैटर हैज स्मॉल पार्टिकल्स कांट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें कि पानी के अंदर हमने चीनी घोला, और चीनी घोलने के बाद हम देखते हैं कि पार्टिकल्स चीनी के अदृश्य हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। जैसे मान लो कि हम सिंपल पानी का ग्लास लें, तो पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो हम नहीं देख पाते। हम अगर कहीं भी पानी का ग्लास ऐसे सनलाइट में रखेंगे तो हम पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाएंगे, पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हम नेकेड आई से उन्हें देख नहीं सकते। और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलके एक पूरा का पूरा सब्सटेंस बनता है, यानी कि पदार्थ बनता है। दूसरा है कि द पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। एक इंडिया में भी एक महर्षि कनाद थे, उन्होंने पहले परमाणु की खोज की। उन्होंने कहा कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे कहते हैं परमाणु, यानी कि एटम। और फिर जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम की खोज, जिनको माना जाता है कि एटम के खोजकर्ता, डिस्कवरर वही हैं, उन्होंने बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज़ नॉट ब्रेकेबल फर्दर, यानी कि उसे फिर से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन आए, जे थॉमसन आए, जेम्स चैडविक आए, इन सब ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की खोज की और पता चला कि एटम के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स मूव कॉन्स्टेंटली। जैसे हम बात करें धुएं की, या फिर हम अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक जलाते हैं कहीं पे, तो क्या होता है, वो कहीं भी एक कोने में चल रहा है और दूसरे कोने में हमें उसकी महक आ जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लगातार वो चलते रहते हैं। इस वजह से हम लोगों को वो आसानी से स्मेल उसकी आ जाती है। अगला पॉइंट क्या है, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमने अभी तुरंत डिस्कस किया कि पानी में अगर हम चीनी घोलें तो बहुत सारी चीनी अगर है तो घुल जाती है। फिर भी एक टाइम आता है जब आप देखोगे कि चीनी घुलनी बंद हो गई, वो चीनी नीचे जमा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी जितना घुलना था, जितना स्पेस पानी के बीच में होता है, वो सारे स्पेस को हमने चीनी से भर दिया। अब स्पेस नहीं है तो चीनी कहाँ जाएगी, इसलिए चीनी नीचे तली में बैठ गई। तो इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी दूसरा पार्टिकल उसमें आके घुल सकता है। These particles attract each other because they have a force of attraction between them। इसका तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अपने आसपास की चीज़ों को आप देखो, किसी भी सॉलिड को देखो, आप देखोगे कि सारे के सॉलिड बहुत हार्ड होता है, उसे तोड़ना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? गैस को हम क्यों आसानी से यूं हाथ लगाते हैं और वो दो भागों में टूट जाती है। हम देखते हैं कि पानी में भी हम हाथ डाल सकते हैं। हाथ डालेंगे तो क्या होगा, उतना स्पेस बन जाता है हाथ में, और जब हम बाहर निकालते हैं तो हाथ में पानी पूरा का पूरा चिपक जाता है। उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दो फोर्स अट्रैक्शन के होते हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। ये सब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो पानी हमारे हाथ में चिपक गया, इसका मतलब पानी के जो एटम्स हैं और हमारे हाथ में जो एटम्स हैं उनमें अट्रैक्शन का फोर्स होगा, आकर्षण का बल है, तभी तो वो चिपक गए एक दूसरे से। तो उससे क्या पता चला हम लोगों को कि किसी भी पार्टिकल में, किसी भी पदार्थ के किसी भी कण में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपके होते हैं। तभी ये सॉलिड है, क्योंकि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं मार्कर में, वो सारे के सारे चिपके हुए एक दूसरे से बहुत टाइटली। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और गैस में तो बिल्कुल ही नहीं। इतना आपको आई होप क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी कि मेल मिलाप, घुलना एक दूसरे में। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में आराम से घुल जाए, पूरी तरीके से घुल जाए, उसे कहते हैं डिफ्यूज होना। जैसे एक गैस इधर से, एक गैस इधर से, दोनों गैसेस आके बीच में मिल गई,
ऐसे मिल गई कि उनको निकालना मुश्किल है, एक गैस से दूसरी गैस के एटम्स को निकालना मुश्किल है, उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो मैं लिखता हूं यहां पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ के कण इंटरमिक्स यानी आपस में मिल जाएं विथ ईच अदर ऑन देयर ओन, अपने आप मिल जाएं, कुछ नहीं करना पड़े हमें कोई प्रेशर नहीं लगाना पड़े, टेम्परेचर ना बढ़ाना पड़े, कुछ ना करना पड़े, एक गैस इधर छोड़ी एक गैस इधर छोड़ी, दोनों मिल गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कलर, अलग अलग तरह के कलर लो लिक्विड, और एक कलर इधर से एक कलर इधर से, अपने आप वो डिफ्यूज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। हालांकि बाद में आपको शेक करके उसको प्रॉपर कलर देना पड़ेगा, लेकिन आप देखोगे मिलना शुरू हो जाएंगे वो खुद से अपने आप में। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं, लिक्विड को गैस में मिलाएं, गैस को गैस में मिलाएं, इस तरह से डिफ्यूजन हो सकते हैं। तो हम एक देखते हैं, एक दो मैं एग्जांपल लिखता जाऊंगा। पहला, सॉलिड इन लिक्विड, इसका बहुत आसान सा एग्जांपल है हमारे पास, शुगर इन वाटर। एक केमिकल एग्जांपल में भी लिख देता हूं मैं, पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, KMnO4 कहते हैं इसे, KMnO4। पोटेशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन को मिला के बनाया जाता है। अब इसका जो कलर है वो पर्पल होता है। जैसे ही इसे हम पानी में मिलाते हैं, पूरा का पूरा पानी पर्पल कलर का हो जाता है। तो लिख देंगे हम, वाटर टर्न्स पर्पल, पानी पर्पल कलर का हो जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल, एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं कि गैस इन गैस, गैस को गैस में मिलाएं। बहुत अच्छा एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या लिखेंगे, LPG इन एयर, और दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे, इंसेंस स्टिक, जिसे हम अगरबत्ती भी कहते हैं, इन एयर। अगर आप मान लो मिलाएंगे इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की खुशबू पूरे कमरे में, फ्रेग्रेंस जो होती है वो फैल जाती है। उसी तरह से LPG भी पूरे कमरे में फैल जाती है, उसकी बदबू जो होती है, जो आइडेंटिफिकेशन के लिए डाला जाता है कि गैस लीक हो रही है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि एक पार्ट मैटर दूसरे मैटर में डिफ्यूज हो रहा है, यानी कि मिल रहा है। इस तरह के एग्जांपल हम लोग आगे और भी देखेंगे। अभी आप इसे कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, एक आउट ऑफ द बॉक्स एक टॉपिक है ब्राउनियन मोशन। इसे भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि इससे हमें एक चीज़ पता चलेगी कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसकी जो हीट है वो हमें क्यों फील होती है। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स हैं, क्यों गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइटम्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले आते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो ब्राउनियन मोशन क्या लिखेंगे हम इसके लिए, द रैंडम और जिगजैग motion of particles of a matter results in continuous bombardment on the surroundings. This motion is called Brownian motion. एक अच्छा सा टॉपिक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी चैम्बर में, मान लो हमने एक चैम्बर लिया और उसमें गैस के पार्टिकल्स हैं, तो गैस के पार्टिकल्स एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहते। वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली इधर उधर घूमते रहते हैं। अब इधर उधर घूमेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, दीवारों से भी टकराएंगे। तो सब एक दूसरे से टकराते हैं और दीवारों से भी टकराते हैं। इस तरह के मोशन में क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली लगातार
जो सराउंडिंग है, जो आप आसपास का वातावरण जिसे कहते हैं, उसमें कंटिन्यूसली वो टकराते रहते हैं। यूं यहाँ से टकरा के गए, उससे टकराए, उससे टकराए, उससे टकराए, यूं कर करके वो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है उनकी, लगातार गतिशील रहते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस मोशन को, खास तरह के मोशन को नाम दिया ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मोशन। आप इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कितने टाइप के मैटर्स होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो 3 टाइप के मैटर, सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक टेबल बना दे रहा हूँ और उसके बाद आप उसे कॉपी कर लेना। मैंने यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको ज़्यादातर आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, एनसीईआरटी में खास करके, वो मैंने लिख दिया है। बाकी छोटे छोटे आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, वो आप बाद में पढ़ सकते हैं। जब स्कूल वगैरह खुल जाएंगे तो स्कूल में भी डिस्कस कर दिया जाएगा इसे। अभी आप फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखे हैं, आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अधिकतर बातें जो कि यहाँ पर आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में लिखी हुई मिली, उन सारे को मैंने एक्सप्लेन किया है, और जो एक्सप्लेन नहीं किया है उसको मैं समय रहते अभी लेक्चर के दौरान वो बारी बारी हम उसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि टेम्परेचर स्केल को कैसे हम यहाँ पर देखेंगे, लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 टेम्परेचर स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को ना यूज़ करके सेल्सियस और केल्विन को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हम देखें टेम्परेचर स्केल क्या होता है एक बारी। पहला डिग्री सेल्सियस, इसे डिग्री सी भी लिखते हैं, और दूसरा होता है डिग्री केल्विन। इसे डिग्री ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है केल्विन, इसे के से दिखाते हैं। ये सारे के सारे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों साइंटिस्ट थे। जब भी हम यूनिट लगाते हैं तो हम कैपिटल का इस्तेमाल करें, ना कि स्मॉल का। ये मैं दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जब हम किसी के साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट लगाते हैं तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब इससे कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन, ये हमें आना चाहिए। जैसे जैसे सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस पर उतना ही जोड़ते जाएंगे। एग्जाम्पल, 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 298 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस जिसे रूम टेम्परेचर भी कहते हैं, दिस इज 300 केल्विन। वैसे आपको आगे चल के क्लासेस में 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री को ही रूम टेम्परेचर मानेंगे। अभी हम अपनी सहूलियत के लिए, अगर न्यूमेरिकल आता है टेम्परेचर बेस्ड, तो टेम्परेचर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 300 डिग्री केल्विन को मान के चलेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि कमरे का तापमान, कमरे का तापमान। आगे बढ़ेंगे हम, आगे हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे एक मैटर के स्टेट को, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सारे के सारे चीज़ें इंटर कन्वर्जन यानी कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इनको। इस पे एक आपको चार्ट भी है एनसीईआरटी में, हम इसे और अच्छे से समझेंगे। प्लीज़ इसे कॉपी करें। ओके, अब हम क्या करें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों का एक इंटर कन्वर्टेबल चार्ट बना लिया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बदलेंगे, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसे करके चार्ट एक प्रिपेयर कर लें। आई थिंक एनसीईआरटी में भी आपकी ये चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉलिड यानी कि ठोस, यहाँ लिख देता हूँ मैं लिक्विड यानी कि द्रव, और यहाँ लिख देते हैं हम गैस। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। आपका काम यह है कि अगर कोई भी पार्ट आप ना समझ पाएँ तो उसे आप दोबारा रिवाइंड करें, बैठ जाएं और फिर से उसे देखें, फिर से पढ़ें। उससे होगा कि पहली बार जो चीज़ें छूट गई हैं वो दोबारा आप उसे कवर कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको वो समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, मैं उस टॉपिक को अगली वीडियो में वापस से क्लियर करूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसा कन्वर्जन हम एक बना लें। ये 3 एरोज मैंने लगा दिए, आप देखो सारे के सारे हाफ एरोज हैं। लिक्विड
से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, इस तरह से एरो लगे हुए हैं। लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, फिर गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस। ये एरो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग प्रोसेस के लिए दिखाने के लिए लगाए गए हैं। तो लिक्विड से सॉलिड, हमें पता है अच्छे से कि पानी को अगर बर्फ जमाना हो तो क्या करेंगे, जमना, यानी कि फ्रीज करेंगे उसे, तो इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। हिंदी में कैसे कहते हैं इसे, जमना। उसके बाद सॉलिड से लिक्विड, बर्फ को पिघलाना है, पानी बनाना है, क्या करना है, गर्म करना है उसे, तो क्या करेंगे, मेल्ट, यानी कि मेल्टिंग, यानी कि गलना। उसी तरह से लिक्विड से गैस, क्या करेंगे इसे, लिक्विड से गैस प्रोसेस आप जानते हो क्या कहते हैं इसे, वेपोरेशन या वेपराइजेशन, वाष्पीकरण जिसे आप कहते हो, वेपोराइजेशन। यानी कि उबलना कर देते हैं इसे, वाष्पीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब गैस से लिक्विड, आप प्रेशर कुकर के सामने हम जाएं और प्रेशर कुकर के सामने जब वो सीटी लगाए तो उसमें हम क्या करें, उसके ऊपर हाथ रखें, हमें दिखता है कि यहाँ पानी की छोटी छोटी बूंदें यहाँ पर बन जाती हैं, लेकिन उससे तो गैस निकल रही है, वाटर वेपर जिसे कहते हैं, भाप, भाप निकल रही है। भाप हमारे हाथ पे जैसे ही पड़ती है, प्रेशर कुकर के अंदर से भाप जब निकलती है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 100 से ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है इसका टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही वो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में आती है तो क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। उसका टेम्परेचर कौन ले लेता है, एटमॉस्फेयर ले लेता है। तो पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बनेगी, भाप, भाप का टेम्परेचर कम करेंगे तो वापस पानी बन जाएगी। यही हमने पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड गैस इंटरचेंज, बर्फ से पानी, पानी से गैस, गैस से पानी, पानी से वापस बर्फ, यही तो बना सकते हैं। तो जब भाप को ऊपर हम यूं हाथ रखते हैं, भाप के ऊपर भाप यहाँ जमा होना शुरू होता है, तो क्या होता है, हमारे हाथ का जो टेम्परेचर है उससे कम है, तो हमारे हाथ ने उसका टेम्परेचर ले लिया, बोला तुम मुझे टेम्परेचर दे दो। जैसे ही टेम्परेचर उसने दिया, वो गैस से वापस कहाँ चला आएगा, लिक्विड में। ये हम पढ़ेंगे अभी और अच्छे से जब हम लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ये सारे के सारे टर्म मैं लिख दे रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम जो है उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। अब यहां आते हैं, ये है हमारा मेन मुद्दा, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। ये जो प्रोसेस है ये कुछ चीज़ों में ही देखा गया है कि सॉलिड से लिक्विड ना जाके डायरेक्ट वो गैस में चले जाते हैं, और गैस से वापस लिक्विड में ना आके वो डायरेक्ट सॉलिड में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन, तो हिंदी में कहते हैं इसे। थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में यहाँ लिख देता हूँ, सब्लिमेशन। यहां भी सब्लिमेशन। दोनों के दोनों इंटर कन्वर्जन सब्लिमेशन प्रोसेस ही होता है। यहां मैं लिखता हूं सब्लिमेशन, इसे कहते हैं हिंदी में ऊर्ध्वपातन। ये तो हो गया इंटर कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ये सारे प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस की हेल्प से हम इन सारे मैटर्स को, इन सारे पदार्थों को एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब यहाँ से कुछ बातें हमारे पास आती हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को हम पहले डिफाइन कर लें, उसके बाद हम बढ़ेंगे लेटेंट हीट की तरफ, तब हम बढ़ेंगे इवेपोरेशन की तरफ। प्लीज इसे कॉपी करें। ओके, 3 टर्म्स यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ये हमें पता होना चाहिए, वैसे तो हमें पता है 8th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी टू रिकॉल इट हम शुरू करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। इट इज द टेम्परेचर at which a matter in solid state changes to liquid at atmospheric pressure।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं लिख देता हूं क्योंकि इसका जिक्र बार बार हम करेंगे। ये होता है 1 ATM लिखते हैं इसे, और ये होता है 760 mm ऑफ Hg यानी कि मरकरी। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए। कब? वायुमंडलीय दाब पे। कोई भी पदार्थ वायुमंडलीय दाब पे जिस तापमान पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे कहते हैं गलनांक। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि प्रेशर को हमने बना के रखा है 1 ATM। जब समुद्र तल के पास हम जाते हैं तो वहाँ पर हम प्रेशर मानते हैं 1 ATM, वहीं से मापा जाता है प्रेशर। अगर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम, नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा, ऐसा माना जाता है। समुद्र तल यानी कि सरफेस ऑफ द सी, वहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक मान के चलते हैं। तो उतना प्रेशर कर दिया और टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। किसका? सॉलिड का, ठोस का। और ठोस किस में बदल गया? द्रव में यानी कि लिक्विड में। तो जितने टेम्परेचर पे बदला, मान लो किसी को गर्म किया 40 डिग्री पर ही पिघल गया, किसी को गर्म किया 200 डिग्री पर भी नहीं पिघला। तो अलग अलग टेम्परेचर सबके लिए होंगे। पानी के लिए क्या है? बर्फ कितने डिग्री पर पिघल जाती है? बर्फ 0 डिग्री पर पिघलती है, 0 डिग्री पर ही जमती है। ये सारी चीज़ें अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। लेटेंट हीट जिसे कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो जिस टेम्परेचर पर हम स्टेट चेंज कर दें, अवस्था में परिवर्तन, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चली जाए, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक। उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। इसे कहते हैं क्वथनांक। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर, इसे मैं हटा रहा हूं ताकि आपको देखने में, द टेम्परेचर एट विच, अब बॉयल हो रहा है तो बॉयल कौन होगा? सॉलिड तो बॉयल होगा नहीं भाई, लिक्विड ही बॉयल हो सकता है। और किस में बदलेगा? गैस में। तो लिखेंगे एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड टर्न्स टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा तापमान जिसमें कि द्रव उबलना शुरू कर दे और गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। ऐसा तापमान, फिर से मैं बोल दे रहा हूं एक बार, ऐसा तापमान जिस पर कि द्रव या कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो पानी के लिए फॉर वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, फॉर एल्कोहल ये 40 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक। ये सब हम लोग अभी थोड़ी बहुत इसकी चर्चा कर लें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पानी से अल्कोहल को कैसे अलग करें। तो उसमें हमें टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा कि हाँ इसका टेम्परेचर कम है, ये पहले उबल जाएगा। ऑब्वियसली अल्कोहल पहले उबल जाएगा। ये 100 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाए, गर्म करेंगे तब तो उबलेगा, ये तो पहले ही उबल जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और आप इसे दोबारा एक बार पढ़ेंगे घर में, नोट्स बना रहे हैं आप, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप कॉपी पे भी राइट डाउन कर रहे हैं। इसे प्लीज़ कॉपी करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग, हमें सबको पता है फ्रीज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जमा देना। लिखेंगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर it is defined as the temperature at which, अब फ्रीज कर रहे हैं किसी चीज को, तो फ्रीज हम किसे करेंगे? लिक्विड को ही करेंगे। लिक्विड को फ्रीज करेंगे और वो कहाँ पहुंचेगा? सॉलिड में पहुंचेगा। तो क्या लिखें कि एट टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स टू सॉलिड। अभी हमने एक्सेप्शन की बात की जिसमें कि हमने देखा कि गैस डायरेक्टली सॉलिड में चला जाता है, तो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। हम जनरल फिनोमेना लेके एक जनरल डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, किसी चीज़ को जमाएंगे तो उसकी परिभाषा क्या होगी, उस पर हम बात करें। ये हो गया डेफिनेशन। तो वाटर के लिए क्या लिख लें? फॉर वाटर
0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जम जाती है। इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक पर बात कर लें कि अभी तो हमने टेम्परेचर की बात की, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेशर यानी कि दबाव किसी चीज़ पर अगर हम बढ़ा दें तो क्या होता है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को कह रहा हूँ। एक आइस क्यूब लो, एक आइस क्यूब लिया, सबके पास घरों में फ्रिज है आई होप, तो एक आइस क्यूब लेंगे, मैं लिख देता हूँ। इस आइस क्यूब को क्या करें, ऊपर से एक थ्रेड लगाएं, एक धागा। इस धागे को लेकर इसे क्या करेंगे, प्रेस करेंगे इसके ऊपर, प्रेस इट ऑन आइस। ये आइस है मान लो, इस पर धागे को लिया और प्रेस करेंगे। आप देखोगे कि धागा धीरे धीरे अंदर जाता जा रहा है, इस बर्फ के अंदर चला जाएगा बिल्कुल, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बर्फ को पूरी तरीके से पार कर जाएगा धागा और बर्फ नहीं कटेगा। अगर हम किसी चीज़ पर ऐसे धागा चला दें, जैसे मान लो आटे की लोई बनाए हम, डब जिसे कहते हैं, उस पर हम धागा चलाएं तो वो तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। बर्फ पर जब हम वो धागा चलाएंगे तो धागा बर्फ से आर पार हो जाएगा, लेकिन बर्फ जैसा का तस वैसे मिलेगा आपको। अब मैं चाहता हूँ आप आज एक्सपेरिमेंट को करें और तब देखें क्या होता है। मैं आपको उसका रीज़न उसके बाद बताऊंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये एक्सपेरिमेंट किया हमने और इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हुआ, तब मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न, उसका आंसर। अभी फिलहाल हम क्या करें कि हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड और गैस, या एंड गैस लिख देते हैं, एंड गैस। इन पर प्रेशर लगा दे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सॉलिड और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल, अभी तुरंत हमने लिखा, थोड़ी देर पहले हमने जो चार्ट बनाया था सॉलिड लिक्विड गैस का, उसमें लास्ट में वही लिखा था हमने, सॉलिड और लिक्विड में लिखा था दे आर इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब हम उसे प्रेस नहीं कर सकते। 1 लीटर की बोतल में पूरा का पूरा पानी भर दें और उसे दबा के हम उसे सॉलिड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सॉलिड को तो खैर हम प्रेस कर ही नहीं सकते, तो सबको पता है। तो लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है। वो जितना माइन्यूट हमें दिखता है कि बहुत कम प्रेस हुआ, वो हम देख भी नहीं सकते कि कितना कम प्रेस हुआ वो, इसलिए हम मान के चलते हैं कि वो कंप्रेसिबल नहीं है। सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट कंप्रेसिबल, दबाया नहीं जा सकता उसे, सिर्फ हम गैस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। दबाव हम सिर्फ गैस पर दे सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड पर कोई असर नहीं होगा उसका। तो हम क्या लिखें यहाँ पर कि इट इज द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन, हिंदी में इसे कहते हैं द्रवीकरण, in which gas molecules are compressed to change their state to liquid। यानी कि गैस से लिक्विड जाना है तो हम क्या करें, टेम्परेचर को मेंटेन रखें, टेम्परेचर कम नहीं करना है। यहां हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं। हम क्या करें, गैस को उसी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हम क्या करें, उसका वॉल्यूम चेंज कर दें, यानी कि गैस को दबा दें बिल्कुल। तो क्या होगा, गैस को मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं सॉलिड के। मैं इसे यहां दिखाता हूं आपको। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। गैस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स तो खैर एक मॉलिक्यूल यहाँ, दूसरा मॉलिक्यूल आगरा में, तीसरा मॉलिक्यूल लखनऊ में, ऐसे करके हो सकता है। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये गैस। थोड़ा और नीचे। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस, लिक्विड के मॉलिक्यूल मैंने दूर बनाए लेकिन इतने दूर नहीं होते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल उनके बीच में कोई फोर्स होता ही नहीं है, जो जहां मर्जी जा सकता है जाए। तो उस केस में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारा गैप है, हम उस गैप को कम कर सकते हैं। तो जब हम गैस को दबाते हैं तो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है,
और एक जगह जमा होना शुरू होता है। गैस सिलेंडर जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, आप उसे यूं हिलाएंगे तो पानी जैसी छन छन की आवाज़ आएगी कि उसमें पानी है, लेकिन एक्चुअली में गैस को इतना कंप्रेस कर दिया गया, गैस को इतना दबा दिया गया कि वो गैस से लिक्विड स्टेट में चला जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं, उसमें मीथेन, इथेन, ये सारी गैसें भरी होती हैं। तो गैस को हम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस करके टेम्परेचर बिना घटाए या बढ़ाए, टेम्परेचर मेंटेन करके हमें प्रेशर चेंज करना है, यानी कि दबाव बनाना है। दबाव नॉर्मल कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक। अभी हमने देखा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं पर है तो उसे कहते हैं नॉर्मल प्रेशर, दबाव। उससे क्या करें? और ज़्यादा बढ़ा दें, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंप्रेस करना पड़ेगा। तो जब हम दबाव बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यही यहाँ लिखा, उस प्रोसेस को कहते हैं द्रवीकरण या लिक्विफिकेशन। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हैं। प्लीज़ कॉपी करें। ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आगे हम लेटेंट हीट पर बात करेंगे, इवेपोरेशन पर बात करेंगे। इवेपोरेशन पर टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया, इन सब का क्या फ़र्क पड़ता है वो हम बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई करते रहें। जो भी आपने अभी पढ़ा उसका नोट्स बनाइए, साथ ही साथ आप लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ क्या बातें छूट गई, क्या बातें दोबारा समझनी है। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि बर्फ़ पर धागे को प्रेस करेंगे तो धागा आर पार हो जाएगा, ऐसा क्यों, उसका रीज़न आप ढूंढें। अगर आपको रीज़न ना मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले लेक्चर में उसे क्लियर किया जाएगा। प्लीज़ पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।